बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 की स्प्रिंग 2025 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और स्प्रिंग 25 के अटैम्प्ट का जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बेसिकली IAS 33 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड से पर्टेन करता है। इस सवाल के दो पार्ट है हमारे पास। पार्ट ए जिसकी वेटेज 8 मार्क की है। इस पार्ट में हमने बेसिक अर्निंग पर शेयर का नंबर कैलकुलेट करना है। और फिर एक सेकंड इंडिपेंडेंट पार्ट है, पार्ट बी, जिसकी वेटेज भी 8 मार्क्स की है और इसमें हमें डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का नंबर कैलकुलेट करना है। और दोनों सवालों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं। तो वन बाय वन इसे रीड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अच्छे सवाल है दोनों। अगर आप पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं तो डायरेक्टली इसका वीडियो सोल्यूशन हरगिज़ ना देखिएगा। पहले सवाल को खुद से रीड करें, खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद अगर आपसे सॉल्व ना हो तो फिर ही आपने इसका सोल्यूशन देखना है। रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसे कहता है The following information related to Windsor Limited has been gathered for the calculation of basic earning per share. Profit after tax for the year ended 31st December 2024 amounts to rupees 190 million. Outstanding ordinary shares and preference shares as at 1st January 2024. 12 million ordinary shares with a par value of rupees 10 each. 1 million preference shares having par value of 100 each. These shares are irredeemable and carry a cumulative dividend of 20%. 1.4 million preference shares with a par value of 100 each. These shares are irredeemable and carry a non-cumulative dividend of 25%. देखें, एक कंपनी हमारे पास विंडसॉर लिमिटेड के नाम से बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2024 के लिए 190 मिलियन। साल के शुरू में 1 जनवरी 2024 पे 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 1.4 मिलियन एक और प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की पार वैल्यू 100 है। पहला वाला जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इररिडीमेबल है, दूसरा वाला प्रेफरेंस शेयर्स भी इररिडीमेबल है। यानी कि ये दोनों प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी नेचर के हैं। प्रेफरेंस शेयर्स या तो रिडीमेबल होता है या इररिडीमेबल होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल होता है इसका मतलब है ये इक्विटी नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स है। और एक प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड कैरी करता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड कैरी करता है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड के केस में डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो इसे हम कंसिडर करेंगे ही। नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड के केस में अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो इसे हम अकाउंट फॉर करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। फिर कहता है ऑन 1 अप्रैल 2024 कंपनी मेड 2-for-1 शेयर स्प्लिट फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ द कंपनी एट दैट डेट वॉज ₹60। 1 अप्रैल 2024 पे कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया। हर एक शेयर को 2 शेयर में स्प्लिट कर दिया, हर एक शेयर को 2 शेयर में स्प्लिट कर दिया। और इस वक्त हमें कंपनी ने शेयर्स की मार्केट वैल्यू बताई है ₹60। शेयर स्प्लिट के केस में, शेयर कंसोलिडेशन के केस में, बोनस शेयर्स के केस में शेयर्स की मार्केट वैल्यू का ऐसा कोई काम नहीं होता। बोनस इशू के केस में, शेयर स्प्लिट के केस में, शेयर कंसोलिडेशन के केस में हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। देन पॉइंट नंबर 4 में कहता है On 1 August 2024, company announced a right issue to its ordinary shareholders in proportion of 1 right share for every 3 ordinary shares at ₹65 per share. The entitlement date for the right issue was 1 September 2024. The market price per share immediately before the announcement and the entitlement date was 80 and 90 respectively. फोर्थ एडजस्टमेंट में कहता है कि 1 अगस्त 2024 पे कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया। हर 3 के बदले एक राइट शेयर दिया जाएगा ₹65 की एक्सरसाइज प्राइस पे। और इंटाइटलमेंट डेट थी 1 सितंबर 2024। अनाउंसमेंट डेट पे यानी कि 1 अगस्त 2024 पे शेयर्स की मार्केट प्राइस थी 80, जबकि इंटाइटलमेंट डेट पे शेयर्स की मार्केट प्राइस थी 90। हमारे लिए अनाउंसमेंट डेट की प्राइस एज सच रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए इंटाइटलमेंट डेट की प्राइस रेलेवेंट है कि डेट ऑफ इंटाइटलमेंट से जो भी एक दिन पहले डे एंड पे क्लोजिंग प्राइस होती है दैट इज 90, वो हमारे लिए रेलेवेंट है, जिससे हम थियोटिकल एक्स राइट प्राइस और राइट एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर कहता है फॉर 2024 कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड 25% डिविडेंड ऑन नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था, उनके ऊपर कंपनी ने 25% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, यानी कि इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। देन ऑन 18 फरवरी 2025, देखिए हमारा ईयर एंड जो है ना वो 31 दिसंबर 24 था, लेकिन अब बात हो रही है 18 फरवरी 2025 की।
company issued 20% bonus shares to its ordinary shareholders before the finalization of the financial statement for the year ended 31st December 2024. इंपॉर्टेंट बात, 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन से पहले कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए। इवन दो कि ये बोनस शेयर्स ईयर एंड के बाद इशू हैं, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन से पहले इशू हैं तो इसका भी हम बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर हमें लास्ट में कहता है कि बेसिक ईपीएस ऑफ 12.2 वाज डिक्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, और हमें लास्ट ईयर का 31 दिसंबर 2023 का भी बेसिक ईपीएस का नंबर बताया है। ऑब्वियसली यहाँ पर शेयर स्प्लिट इवेंट है, राइट शेयर्स हैं, बोनस इश्यू हैं, तो इन सब के जो भी एडजस्टमेंट फैक्टर्स होंगे उसे हम लास्ट ईयर के ईपीएस से डिवाइड कर रहे होंगे ताकि हम लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट कर सकें, लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट कर सकें। अब हमसे मांगा क्या है, हमसे कहता है कि हमें बेसिक ईपीएस का नंबर कैलकुलेट करना है जो कि 2024 के फाइनेंशियल्स में डिक्लेयर होगा, 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज किया जाएगा। देखिए, हमेशा एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ये होगी कि एग्जामिनर ने जो चीज़ आपसे मांगी है ना वो आपके आंसर के स्टार्ट में आ रही हो और उसके बाद फिर आपकी वर्किंग चल रही हो। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, विंडसॉर लिमिटेड, एक हम के बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे 2024 का, और एक हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे 2023 का, और 23 का जो भी हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली यहाँ पे रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट होगा क्योंकि ऑलरेडी 23 में ईपीएस रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन हम उसे रीस्टेट कर रहे होंगे बोनस फैक्टर, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर और शेयर स्प्लिट इवेंट की वजह से। अब बेसिक ईपीएस और बेसिक ईपीएस 2024, बेसिक ईपीएस 2023 की वर्किंग के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग्स वगैरह कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। हमारे पास सवाल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर अवेलेबल था पॉइंट नंबर 1 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 इज 190 मिलियन। 190 मिलियन का हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है। इस सवाल में दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स थे और दोनों प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल थे, यानी कि दोनों प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी नेचर के हैं। अगर दोनों प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी नेचर के हैं तो इसका मतलब है कि इनका डिविडेंड, इनको जो डिविडेंड दिया जाएगा वो एज अ फाइनेंस एक्सपेंस, वो एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में माइनस नहीं हुआ हुआ, वो एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में माइनस नहीं हुआ हुआ। हम इसे माइनस करेंगे, लेस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, लेस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड क्यों माइनस कर रहे हो? मैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पॉइंट नंबर 5 में बताया था कि हमने इनका डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। अब देखो 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 की पार वैल्यू है और 20% डिविडेंड है। 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स, 100 की पार वैल्यू और 20% डिविडेंड, तो ये हो जाएगा 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स, 100 की पार वैल्यू और 20% डिविडेंड। दूसरा 1.4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 की पार वैल्यू है और 25% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 25% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो 1.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। 100 का 20% 20 और 1.4 का 1.4 इंटू 100 इंटू 25%, ये आ जाएगा 35। तो दोनों प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करने के बाद 190 माइनस 20 माइनस 35, ये आ गया हमारे पास 135, ये आ गया हमारे पास 135, दैट इज प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर मैं बेसिक ईपीएस की वर्किंग करूं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 135 न्यूमरेटर में
जो कि हमने वर्किंग 1 में कैलकुलेट किया है। हमने प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स न्यूमरेटर में प्लॉट कर दिया 135, वर्किंग 1 से प्रॉपर्ली रेफर कर दिया। अब हम आते हैं वर्किंग 2 के ऊपर। वर्किंग 2 में हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले इसकी मूवमेंट बनाएंगे। तो 1 जनवरी 24 पे साल के शुरू में हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? सर 1 जनवरी 2024 पे हमारे पास 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो ये आ जाएगा 12। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में 1 अप्रैल पे हमने हर एक शेयर को 2 शेयर में स्प्लिट कर दिया, हर एक शेयर को 2 शेयर में स्प्लिट कर दिया। तो 1 अप्रैल 2024 पे हमने शेयर स्प्लिट किया। शेयर स्प्लिट का मतलब है शेयर को तोड़ देना, और हर एक शेयर को 2 शेयर में तोड़ दिया। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे, यानी 12 शेयर्स की जगह मजीद 12 शेयर्स हो जाएंगे। तब हमारे पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 24। अब हमारे पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 24। फिर 1 अगस्त 24 पे हमने राइट शेयर्स इशू किए, और हर 3 शेयर के बदले एक नया राइट शेयर दिया, हर 3 शेयर के बदले एक नया राइट शेयर दिया। तो हमारे पास 1 अगस्त 24 राइट इशू 1 for 3। अगर हर 3 के बदले मैं एक राइट शेयर इशू कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 24 डिवाइडेड बाई 3। 24 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब है कि हमने 8 मिलियन राइट शेयर्स इशू किए, हमने 8 मिलियन राइट शेयर्स इशू किए। 8 मिलियन राइट शेयर्स इशू करने के बाद 24 + 8 ये हो गया 32, ये हो गया 32। फिर हमने, ये तो डिविडेंड की बात थी, बोनस शेयर्स इशू किए, लेकिन ईयर खत्म होने के अगले साल, तो इसे हम मूवमेंट में शो नहीं करेंगे, लेकिन इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 24, साल के आखिर तक हमारे पास 24 मिलियन शेयर्स थे। अब देखो 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक 12 मिलियन शेयर्स थे। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हुए, इस पर टाइम फैक्टर लग जाएगा 3/12। फिर 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि 1 अगस्त है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई ये बनते 4 महीने, तो ये आ जाएगा 4/12। और फिर 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक 32 मिलियन शेयर्स हैं। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये बनते 5 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 5/12। नंबर ऑफ मंथ्स आपने सही कैलकुलेट किए, उसके लिए आप न्यूमरेटर को टोटल करके देख लिया करें कि न्यूमरेटर का टोटल 12 बन रहा है या नहीं। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो न्यूमरेटर का टोटल हमारा 12 बन रहा है। अब हमने यहाँ पे शेयर स्प्लिट किया है, राइट इशू किया है, और फिर साथ साथ ईयर एंड के बाद बोनस शेयर्स इशू किए हैं, तो हमें फैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ देखें, सबसे पहले शेयर स्प्लिट एडजस्टमेंट फैक्टर, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर इवेंट, यानी कि शेयर स्प्लिट के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे और शेयर स्प्लिट से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो सर शेयर स्प्लिट के बाद 24 मिलियन शेयर्स थे, शेयर स्प्लिट से पहले 12 मिलियन शेयर्स थे, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। देन इस 24 के अंदर शेयर स्प्लिट के शेयर शामिल है, इस 32 के अंदर भी शेयर स्प्लिट के शेयर शामिल है, लेकिन ये जो पहली वाली स्ट्रीम है ना, ये जो पहली वाली 12 मिलियन की स्ट्रीम है, इसमें शेयर स्प्लिट के शेयर शामिल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा शेयर स्प्लिट के एडजस्टमेंट फैक्टर से। मैंने ये जो शेयर स्प्लिट का एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया, इसे मैं तीनों स्ट्रीम से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि इस 24 के अंदर शेयर स्प्लिट शामिल है, इस 32 के अंदर भी शेयर स्प्लिट शामिल है, लेकिन इस 12 के अंदर शेयर स्प्लिट शामिल नहीं है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। देन राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। अब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन्होंने एक्सरसाइज प्राइस आपको बताई थी 65 और डेट ऑफ इंटाइटलमेंट के ऊपर शेयर्स की मार्केट प्राइस थी 90, और हर 3 के बदले एक राइट शेयर था, हर 3 के बदले एक राइट शेयर था, यानी कि हर 3 शेयर
90 रुपये का था, हर 3 शेयर एक 90 रुपये का था। एक शेयर नया आया और वो 65 रुपये लेकर आया, एक शेयर नया आया वो 65 रुपये लेकर आया। और अब जो भी है ये सब कुछ 4 शेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। 3 शेयर्स करंटली 90 रुपये के थे, हर 3 के बदले एक नया शेयर 65 रुपये लेकर आया। कंपनी की इतनी रिसोर्सेज हैं और अब ये 4 शेयर्स में डिवाइड होगी। सर हम तो टोटलिटी की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, वैसे कैलकुलेट करने कोई मसला नहीं है। देखो 24 मिलियन शेयर्स थे, 8 मिलियन राइट शेयर्स आए, तो 24 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 8। आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, इस तरीके से कैलकुलेट करो, थियोरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस दोनों केसेस में सेम आएगी। चेक कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है हमारे पास 83.75। सर दूसरे वाले तरीके से देखें, 24 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 8, ये आ गया हमारे पास 83.75। अब फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? फैक्टर कैलकुलेट होगा मार्केट प्राइस बिफोर द इंटाइटलमेंट डेट दैट इज 90 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस दैट इज 83.75। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं एज इट इज ऊपर प्लॉट कर दूंगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 83.75, इस 12 मिलियन की स्ट्रीम में राइट शेयर शामिल नहीं है, इस 24 मिलियन में भी राइट शेयर शामिल नहीं है, लेकिन इस 32 मिलियन में राइट शेयर शामिल है। तो मैं क्या करूँगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 90/83.75, 90/83.75। इस 32 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि इस 32 के अंदर ऑलरेडी राइट शेयर्स इंक्लूडेड हैं। इन दोनों को मैंने राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमने एक और बोनस फैक्टर कैलकुलेट करना है, देखिए हमारे जो शेयर्स हैं साल के आखिर में वो कितने हैं? सर हमारे शेयर्स हैं 32 मिलियन, हमारे ईयर एंड पे शेयर्स कितने हैं? 32 मिलियन। हम बोनस कितना इशू कर रहे हैं? सर हम बोनस इशू कर रहे हैं 20%। अगर कोई थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझता है ना तो वो वैसे ही कह सकता है कि सर आप फैक्टर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 1.2 आएगा। लेकिन चलें अगर कोई नहीं समझता तो मैं बता देता हूँ 1.2 कैसे आएगा। ईयर एंड पे शेयर्स हैं 32 मिलियन, आपने बोनस दिया 20% का, तो 32 मिलियन शेयर्स का 20% कितना बनेगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये बनेगा 6.4। और फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 32 प्लस 6.4, ये हो जाएंगे 38.4। अब आप नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू से, 38.4 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आपके पास 1.2 ही आ रहा होगा, ये आपके पास 1.2 ही आ रहा होगा। आप ये वर्किंग करके यहाँ तक पहुँचे या डायरेक्टली भी थोड़ा सोचें कि अगर 20% बोनस शेयर्स हैं तो हमारा बोनस फैक्टर 1.2 आएगा। अब बोनस ईयर एंड के बाद इशू हुआ है, यानी कि इन तीनों स्ट्रीम्स के अंदर बोनस शेयर शामिल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों स्ट्रीम्स को बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन सब का इंडिविजुअल आंसर लेंगे, उन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इंडिविजुअली मैं कैलकुलेट करता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 83.75 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आ गया 7.737। रीचेक भी करता रहूँ साथ साथ, सही है 7.737। देन 24 मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 83.75 सॉरी डिवाइडेड बाय 83.75 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आ गया 10.316। रीचेक भी कर लूँ एक दफ़ा, देन 32 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आ गया 16, 32
इन तीनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 7.737 प्लस 10.316 प्लस 16, यह आ गया 34.053। 7.737 प्लस 10.316 प्लस 16, यह आ गया 34.053। और ये हमने वर्किंग 2 में कैलकुलेट किया है। इसे अपनी मेन वर्किंग में ले जाते हैं, डिवाइड कर देंगे इसे 34.053 से फ्रॉम वर्किंग 2। हमारे पास रुपीस कितना आएगा 135 डिवाइडेड बाई 34.053, ये आ गया 3 पॉइंट एटलीस्ट 3 डेसिमल पॉइंट तक लेकिन 3.964 पर शेयर। 3.964 पर शेयर ये हमारा बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 2024 कैलकुलेट हुआ। अब 2023 की ईपीएस के लिए हमारे पास प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल नहीं है। हमें इन्होंने डायरेक्टली 12.2 की ईपीएस कैलकुलेट करके दी है। हमें इन्होंने डायरेक्टली 12.2 की ईपीएस कैलकुलेट करके दी है। अब इस नंबर को आपने डिवाइड करना है, इस नंबर को आपने डिवाइड करना है सबसे पहले शेयर स्प्लिट के फैक्टर से, दैट इज 2। फिर एक और दफ़ा डिवाइड करना है राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से, दैट इज 90/83.75। और फिर एक और दफ़ा डिवाइड करना है बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से, दैट इज 1.2। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटर में ट्रिकी हो जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहले इसे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आए फिर उसे इससे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आए फिर उसे 1.2 से डिवाइड कर दें। तो 12.2 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 90 डिवाइडेड बाय 83.75, फिर डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेटर में देखभाल के सॉल्व कीजिएगा। ये आ जाएगा रुपीस 4.730 पर शेयर, रुपीस 4.730 पर शेयर। तो यहाँ तक हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ जाता है। और पार्ट ए में हमने बेसिक ईपीएस 2024 और बेसिक ईपीएस रीस्टेटेड 2023 कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक हमने छोटा सा एरर कर दिया था इस सवाल को सॉल्व करने में। वो एरर हमने ये किया था कि 2023 का ईपीएस तो हमने सही कैलकुलेट किया है, 2024 का ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए जो हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे उसमें हमने राइट शेयर्स का फैक्टर 1 अगस्त से ले लिया था, जबकि 1 अगस्त पे तो राइट शेयर्स अनाउंस हुआ था। एक्चुअली इंटाइटलमेंट डेट क्या थी सर? इंटाइटलमेंट डेट 1 सितंबर थी। तो यहाँ पे हमें 1 अगस्त नहीं बल्कि 1 सितंबर लेना चाहिए था। और जब आप इसे 1 सितंबर लेंगे तो आपके टाइम फैक्टर थोड़े से एडजस्ट हो जाएंगे, आपके टाइम फैक्टर थोड़े से एडजस्ट हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन मुझे दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगी। सबसे पहले जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च, ये बनते हैं 3 महीने, 3/12। देन 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये बनते हैं 5 महीने। पहले हमने यहाँ पे 4/12 लिख दिया था, यहाँ पे करेक्ट 5/12 आएगा। और फिर 1 सितंबर से 31 दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो जाएगा 4/12। अब मैं कैलकुलेशंस को दोबारा से परफॉर्म कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो मैंने दोबारा से रिकैलकुलेट किया तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का आंसर आया 33.432। इसे अपनी बेसिक ईपीएस की वर्किंग में ले जाते हैं। 33.432 वर्किंग 2 और बेसिक ईपीएस का नंबर मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ। 135 डिवाइडेड बाय 33.432, तो ये आ रहा है 4.038। तो एक हमने एरर कर दिया था कि हमने राइट शेयर्स को 1 अगस्त से अकाउंट फॉर कर लिया था, जबकि राइट शेयर्स अनाउंस 1 अगस्त को हुआ था। इंटाइटलमेंट डेट तो उसकी 1 सितंबर थी, तो ये 1 सितंबर पे लेना चाहिए था। तो ये हमारा पार्ट ए यहाँ तक कंप्लीट हुआ जाता है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में कहता है द बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ बरबड़ी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024 वॉज कंप्यूटेड एट ₹3.8 per share using a numerator of 97.7 and denominator of 25.7 million shares.
एक कंपनी है बर्बरी लिमिटेड, जिसकी बेसिक अर्निंग पर शेयर का नंबर 2024 के लिए 3.8 पर शेयर है, न्यूमरेटर है 97.7, डिनोमिनेटर है 25.7। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर कंप्यूटिंग डायल्यूटेड ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। इन 2021 कंपनी इशूड 2,015,000 redeemable preference shares। redeemable preference shares each with a par value of rupees 200 each। देखिए par value 200 है। shareholders have the right to convert each preference shares into 8 ordinary shares। shareholder के पास ये right है कि वो हर preference shares के बदले 8 ordinary share ले सकते हैं। 2021 में कंपनी ने 2 मिलियन irredeemable preference shares इशू किए, जिसपे 15% का इंटरेस्ट है। चूंकि ये रिडीमेबल है तो ये इंटरेस्ट है। पार वैल्यू 200 रुपये है और हर शेयर होल्डर हर प्रेफरेंस शेयर के बदले 8 शेयर्स मिल सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। इन 2022 कंपनी इशूड 8.5% कन्वर्टेबल बॉन्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 120 मिलियन। द फेस वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड इज 100 ईच एंड ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 4 शेयर्स आफ्टर 5 ईयर। 2022 में कंपनी ने 8.5% कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू किए 120 की प्राइस पे, 120 की टोटल वैल्यू पे। हर बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपये और हर बॉन्ड के बदले 8 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होंगे 5 साल के बाद। देन इन 2023 BL इशूड ऑप्शंस टू बाय 2.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट रुपीज 18 पर शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर विच हैव नॉट बीन एक्सरसाइज्ड येट। कंपनी ने 2.5 मिलियन शेयर्स को बाय करने का ऑप्शन इशू कर रखा है। 18 रुपये इसकी एक्सरसाइज प्राइस है। ऑन 1 जनवरी 2024 कंपनी इशूड 1 मिलियन 20% irredeemable non-cumulative preference shares with a par value of 100। Each preference share is convertible into 3 ordinary shares। No dividend for 24 has been paid on these shares। 1 जनवरी 24 पे कंपनी ने 1 मिलियन 20% डिविडेंड के साथ irredeemable non-cumulative preference shares इशू किए, जिनकी पार वैल्यू 100 है। हर प्रेफरेंस शेयर 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है और 2024 में चूंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो इनके ऊपर डिविडेंड पे नहीं हुआ। द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग 2024 इज ₹20 पर शेयर। ये हमें ऑप्शंस वाले केस में फ्री शेयर्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। जब हम इस ऑप्शन वाली एडजस्टमेंट के अंदर फ्री शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम इस एवरेज प्राइस को इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी डिटेल एडजस्टमेंट्स दिए इन्होंने। चार तरह के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हैं। पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड है, फिर ऑप्शंस हैं और फिर हमारे पास इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सॉल्व करेंगे एनीवे। हमारे पास कंपनी का नाम है बर्बरी लिमिटेड। और जो मेन आंसर है वो हमारा यहाँ पे आएगा। अब मेन आंसर तक पहुँचने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक वर्किंग बनाता हूँ। पहले कॉलम में हमारे पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। दूसरे कॉलम में हमारे पास अफेक्ट ऑन अर्निंग्स आ जाएगा। तीसरे कॉलम में हमारे पास अफेक्ट ऑन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। चौथे कॉलम में हम हर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की एडिशनल ईपीएस कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इसे एक ऑर्डर असाइन कर रहे होंगे। किस तरीके से 1 बाय 1 देखते हैं। देखो सवाल में डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे डेटा को एक वक्त में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त में एक एडजस्टमेंट को देखो। पॉइंट नंबर 1 में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स है, 200 की पार वैल्यू है और 15% डिविडेंड है, 15% इंटरेस्ट है। तो 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 15%। 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 15%। कितना आएगा अर्निंग्स पे अफेक्ट? 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 15%। ये आ गया 60। अर्निंग्स पे अफेक्ट आएगा 60 का। इन्होंने कहा था कि हर प्रेफरेंस शेयर 8 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है और 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे कितना इंपैक्ट आएगा?
8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 16। एडिशनल ईपीएस कितनी होगी? 60 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 3.75। ये हमारा पहला प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ तक, पहला पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन कन्वर्टेबल बॉन्ड, दूसरा हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड 120 मिलियन के हैं और हर बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है। कितने बॉन्ड है ये नहीं पता, 120 मिलियन के बॉन्ड है और हर बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 100। इंटरेस्ट कितना है? 8.5%। तो 120 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8.5%, कितना आएगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 8.5%, यह आ गया 10.2। कितने शेयर्स इशू होंगे इसके अगेंस्ट? कहता है हर बॉन्ड के बदले 4 शेयर्स इशू होंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता कि बॉन्ड कितने हैं। सर अगर 120 मिलियन की वैल्यू है और एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है, तो अगर मैं 120 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। अगर मैं 120 मिलियन के टोटल अमाउंट को 100 की पार वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, और हर बॉन्ड के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे? 4 शेयर्स। तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 4.8। एडिशनल ईपीएस कितनी आएगी? 10.2 डिवाइडेड बाय 4.8, ये आ गया 2.125। ये हमारा दूसरा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो गया। तीसरा है हमारे पास ऑप्शंस। ऑप्शन के केस में अफेक्ट ऑन अर्निंग कुछ नहीं होता। हमें फ्री शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं। कैसे? सर 2.5 मिलियन शेयर्स इशू करेंगे 18 की प्राइस पे, जबकि एवरेज मार्केट प्राइस 20 है। तो अगर मैं 2.5 में से माइनस कर दूं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 20, देखो 2.5 मिलियन जब ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे तो 18 रुपए के हिसाब से इतने पैसे कंपनी के पास आएंगे, और अगर कंपनी मार्केट प्राइस पे शेयर्स इशू करती तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती, लेकिन टोटल कितने इशू कर रही है? 2.5। तो इनमें से ये माइनस कर दूं तो हमारे पास फ्री शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर्स फ्री में दिए गए? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 20, 2.5 माइनस दिस, यह आ जाएगा 0.25। और यहाँ पे हम एडिशनल ईपीएस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, और ऑप्शंस के केस में हमारा ऑर्डर ऑफ डायल्यूशन हमेशा नंबर 1 होता है। देन इसके बाद लास्ट है हमारे पास इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इस इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे नहीं हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, तो डिविडेंड का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा अर्निंग्स पे। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? कहता है ईच प्रेफरेंस शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स थे, साल के पहले दिन इशू किए। 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स है और हर प्रेफरेंस शेयर 3 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 3। अगेन यहाँ भी हम एडिशनल ईपीएस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो ये दोनों तो हमारे डायल्यूटिव होंगे ही, क्योंकि इसका अर्निंग्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बस शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इन दोनों का अगर हम देखें तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ डायल्यूशन 2 आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ डायल्यूशन 3 आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ डायल्यूशन 2 आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ डायल्यूशन 3 आएगा। अब इसे हम अपनी बेसिक ईपीएस की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, यहाँ देखो बेसिक ईपीएस कितना है? बेसिक ईपीएस है हमारे पास 3.8 पर शेयर, 3.80 पर शेयर, ये मैं सवाल में गिवन है। हम डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1, एक एक को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। सबसे पहले आफ्टर incorporating
ऑप्शंस, अगर हम ऑप्शंस को इनकॉर्पोरेट करें, बेसिक ईपीएस के लिए इन्होंने हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताया था। न्यूमरेटर था 97.7 और डिनोमिनेटर कितना था, डिनोमिनेटर था 25.7। अब ऑप्शंस का अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर्स पे 0.25, तो +0 + 0.25 हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेता हूँ, 97.7 डिवाइडेड बाई 25.7 + 0.25, 97.7 ये आ गया 3.765। देखें ये कम होता जा रहा है, पहले ये 3.8 का बेसिक ईपीएस था, ये अब कम हो गया। अब हम आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑप्शंस एंड इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इन दोनों को अगर इनकॉर्पोरेट करें तो न्यूमरेटर होगा 97.7 + 0 प्लस इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी ये नॉन क्यूमुलेटिव थे ना, इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का भी अर्निंग्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो +0। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25.70 + 0.25 प्लस इसके नतीजे में शेयर्स कितने थे, इसके नतीजे में शेयर्स 3 मिलियन थे, 3। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 7.7 डिवाइडेड बाय 25.7 + 0.25 + 3, ये आ गया हमारे पास 3.374। अगेन कम होता जा रहा है, आप देखेंगे तो ये डाइल्यूट होता जा रहा है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड था, इसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑप्शंस, irredeemable non-cumulative preference shares and convertible bonds, न्यूमरेटर में आ जाएगा 97.7 + 0 + 0 प्लस नॉन क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल बॉन्ड का अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट था, 10.2। डिनोमिनेटर में 25.7 + 0.25 + 3 प्लस कन्वर्टेबल बॉन्ड का शेयर्स पे कितना इम्पैक्ट था, 4.8। ये आ जाएगा 97.7 + 10.2 डिवाइडेड बाय 25.7 + 0.25 + 3 + 4.8, ये आ गया 3.197। अगेन कम होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई बहुत समझदार है, जिसको डाइल्यूट ईपीएस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आता है, वो इसे ही डिक्लेयर कर सकता है, कि ये मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस है, ये मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सर आपने तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं। मुझे देखकर ही समझ आ गया कि इसको इनकॉर्पोरेट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है 3.197, जबकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की एडिशनल ईपीएस 3.75 है। तो जब मैं इसे इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो ये नंबर इंक्रीज ही होगा, यानी कि ये एंटी डाइल्यूट ही हो जाएगा। आप करना चाहे तो कर लें, बल्कि मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं वैसे ही देख के आपको बता सकता हूँ कि ये 3.197 है और ये 3.75 है। अगर मैं इसे इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इसमें, तो ये कम होने की बजाय इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने का मतलब है ये एंटी डाइल्यूट हो रहा है। देखो कैसे, अगर मैं आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स करूं, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 97.7 + 0 + 0 + 10.2 + 60। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 25.7 + 0.25
प्लस 3 प्लस 4.8 प्लस 16, इन सबको सॉल्व करता हूँ। ये आ रहा है हमारे पास 3.375। और अगर आप 3.375 को इससे कंपेयर करो तो आप कह दोगे, आप कंक्लूड करोगे कि ये हमारा एंटी डाइल्यूटिव है, ये हमारा एंटी डाइल्यूटिव है। तो फाइनली हमने डाइल्यूटिव टीपीएस कैलकुलेट की 2024 के लिए, दैट इज 3.197। यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।